प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर अभी इंतजार और अधिक लंबा हो सकता है। पंचायतों, जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों में बीसीए को लेकर आरक्षण के चल रहे वार्डबंदी के काम में अभी और समय लग सकता है। यदि प्रदेश सरकार 25 सितंबर तक लिखित पत्र भेजकर चुनाव करवाने की सिफारिश भी करती है, तब भी 24 अक्टूबर के बाद यानी दीपावली के बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन चुनाव की तिथियों को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। रवि चंदेल, सूर्य समाचार, चंडीगढ़। राज्य स्तर का श्रमिक दिवस कार्यक्रम गुरुग्राम में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत करी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारे देश के कर्मठ एक बहुत ही लगनशील, अपने देश को दुनिया में अपना स्थान दिलाने वाले, देशभक्ति से ओतप्रोत, जैसा उनका स्वभाव, जैसा उनका काम करने का तरीका, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। न केवल हम यहाँ बल्कि सारे देश में उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में पूरे सप्ताह भर बल्कि पखवाड़ा भर ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। आज इस ये जो रक्तदान शिविर है, इसका आयोजन भी उसी उपलक्ष्य में किया गया है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मोदी जी का संबंध मेरा जब हरियाणा में मैं मुख्यमंत्री के नाते था, उनके पास मतलब क्षेत्र का काम था, तो बहुत बातें हमको नई नई सीखने को मिली। आज के युग में जैसे डिजिटलाइजेशन का एक महत्व बढ़ा है, लेकिन ये बात तो आज से 30 साल पहले मोदी जी के जीवन में आ गई थी। और मैं अगर आज इन चीज़ों पर आगे बढ़ रहा हूँ तो मोदी जी की प्रेरणा से बढ़ रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जहां हजारों की संख्या में श्रमिक मौजूद रहे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से श्रमिकों के लिए कई घोषणाओं का ऐलान भी किया। राजनीति वो है जिसमें सब संभव है। राजनीति वो है जिसमें आस विश्वास सब असंभव है। ये बानगी बीते कुछ दिनों और महीनों की सियासत में देखने को मिली है। सबसे पहले ताजा बात हरियाणा की, जहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है। कुछ निर्दलियों का भी साथ है। कई प्रदेशों के नेता और विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी ने हरियाणा में अपने ही सहयोगी दल में सेंध लगा दी, यानी जेजेपी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये हैं तस्वीरें, देखिए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जेजेपी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ये ज्वाइनिंग खास इसलिए है क्योंकि इसमें दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान का नाम सबसे आगे है। बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर, श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके, और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। चलिए मान लेते हैं कि अपनी मर्जी से महेश चौहान बीजेपी में आए, लेकिन इनका ये बयान तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे बयानों को भूल समझकर भुला देना भी भूल साबित हो सकती है। नहीं और ज्यादा और भी बहुत से साथी हैं जो मेरे पास, बहुत से हरियाणा प्रदेश से भी फोन आए, और मैंने परसों 14 तारीख को रिजाइन दिया था पद से। अपने से मैं 10 दिन पहले रिजाइन दे चुका था। क्या ये सारे पटौदी विधानसभा? हाँ, ये केवल पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हैं, और देखते जाओ आगे क्या होता है। भविष्य की राजनीति पर भविष्यवाणी और साथ में किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हों तो मायने समझे जा सकते हैं। सैकड़ों ज्वाइनिंग इसलिए भी अहम हो जाती है कि बीजेपी के स्टेट हेड ने खुद इनकी ज्वाइनिंग कराई है, और जब धनखड़ से सहयोगी दल में ही सेंध लगाने पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। तो मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा।
कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है, तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। सियासत में एक बात तो साफ है, सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब मिले तो समझ लीजिए सियासी शीशे पर धूल जमी है, कमी है और नमी है नेताजी के बयान पर। इसलिए शायद दिल की बात नहीं आ पा रही जुबान पर, लेकिन नहीं भूलना चाहिए दूसरे प्रदेशों को जहां बीजेपी सत्ता पलट चुकी है, विधायकों को तोड़ चुकी है, पार्टियों को नीचे ही नीचे मरोड़ चुकी है और कई नेताओं को अपने पार्टी से जोड़ चुकी है। ये तो आप जानते ही हैं कि राजनीति की रातों और दिनों में कब अंधेरा और कब सवेरा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। हरियाणा में भी 2024 के अंदर चुनाव है। हाल ही में जेपी नड्डा भी 2 दिनों तक लोगों का मूड जान चुके हैं, यानी साफ साफ कहें तो बीजेपी की तरफ से 2024 का रास्ता तराशा जा रहा है और दिल्ली की राजगद्दी तक पहुंचने का पथ तलाशा जा रहा है। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पंचायती राज चुनावों को लेकर हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार आप पार्टी जिस तरह से प्रदेश में ग्रोथ कर रही है उसको लेकर डरी हुई है, इसी वजह से पंचायती राज के चुनाव नहीं कराए जा रहे। प्रदेश आप प्रभारी सुशील गुप्ता लगातार सूबे में पार्टी को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में सुशील गुप्ता ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि आप पार्टी का गुजरात में बढ़ते ग्राफ से बीजेपी बौखला गई है, जिस वजह से बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पार्टी को बदनाम करने में लगी हुई है। लेकिन जनता सच्चाई जानती है और आने वाले गुजरात विधानसभा में बीजेपी की विदाई तय है। इन्होंने गुजरात के हमारे कार्यालय में रेड की, किसी के यहाँ कुछ नहीं मिला। ये अरविंद केजरीवाल जी को बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने का प्रयत्न है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, वो डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और इसलिए लगातार हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को धमकियां देते हैं, रेड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। वहीं सुशील गुप्ता ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार आप पार्टी से डरी हुई है, जिसके चलते चुनावों में देरी करवाई जा रही है। हरियाणा में पंचायत के चुनाव से जानबूझ के खट्टर सरकार भाग रही है, प्लानिंग के साथ चुनाव को डिले कर रही है ताकि गांवों का विकास ना हो सके। हरियाणा में पंचायत का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को पूरा हो चुका है, इसलिए खट्टर साहब को डर है कि गांव के अंदर इनको कोई वोट नहीं मिलेगी। जो इन्होंने बदसलूकी गांव के किसान के साथ की, यही कारण है कि चुनाव को टालता आ रहे हैं। बहरहाल SYL को लेकर चल रही सियासत पर सुशील गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में स्थायी समाधान निकालना चाहिए। रोहतक से सूर्या समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जहां सुशील गुप्ता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त के भाजपा पर लगाए आरोपों पर वो बैकफुट पर नजर आए और बोले कि सबूत देने की जरूरत नहीं है, पुलिस इस मामले में खुद जांच करे। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला लगातार प्रदेश के हर जिले का दौरा कर 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर होने वाली रैली का न्योता देकर इनेलो पार्टी की ताकत का प्रदेश में एहसास कराने में लगे हुए हैं। वहीं ओपी चौटाला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रैली में कई दूसरी पार्टी के नेता इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही ओपी चौटाला ने कहा कि इस दौरान रैली के मंच से एक नए गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सारे राजनेता जब इकट्ठे होंगे तो चर्चाएं चलेंगी और निश्चित रूप से गठबंधन होगा। वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि आज बेशक से बीजेपी का जजपा के साथ गठबंधन हो, लेकिन राजनीति में गठबंधन बनते और टूटते रहते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती है, राजनीतिक गठजोड़ होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। किसी से भी हमारा समझौता हो सकता है। हम राजनीति में आज कोई भी हमारे साथ आना चाहे, हम उसका स्वागत करें। प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए ओपी चौटाला ने कहा
कि प्रदेश में विकास के नाम पर जनता से धोखा करने वालों को सूबे की जनता चुनावों में सबक सिखाने का काम करेगी। आज इस देश का नागरिक कितना दुखी है, आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि मुख्यमंत्री को उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया था। आज जो लोग इनकी टिकट में चुने गए हैं वो गांव में नहीं जा सकते। बहरा आने वाली 25 सितंबर की रैली के माध्यम से इनेलो पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की बात तो कर रही है, लेकिन इन वादों पर पार्टी कितना खरा उतरती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चरखी दादरी से सूर्या समाचार के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के सहयोग से आज लघु सचिवालय स्थित सभागार में 1000 से भी अधिक लोगों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस कृत्रिम अंग वितरण समारोह में 1 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च हुई है। आज 72 जगह सारे देश में इस प्रकार के हमने कैंप लगाए हैं। अभी 1058 से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग जिनको ज़रूरत थी, खासकर साइकिल की, कान की, दांत की, तो ये कैंप हमने इसके सहयोग से जो अरावली कंपनी है जो झज्जर के अंदर जो एनटीपीसी के माध्यम से बिजली बनाती है, उसी के माध्यम से ये कैंप लगाया है ताकि बुज़ुर्गों को 60 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है उनको हम ये सारी चीज़ें मुहैया करवा सकें। इसलिए आज सभी साथियों ने मिलकर जिला प्रशासन के सहयोग से इन चीज़ें लेना इस मेरा हाथ को नहीं एक है कौन तक दोनों पैर को नहीं। मैंने कहती बाब मशीन वाली वो ना बाब मिल जाना तो मेरे साथ में कोई भी टाबर हो, कोई भी 2 जना ले जाके न मैंने गाड़ियाँ में ले जा से कितना भी पिल्सन लेने जाऊँ, कितना भी टट्टी पेशाब, कितना भी परेशानी तो साहब ना कैंप वैसे लगाया अच्छा है बुजुर्गों के लिए। अच्छे से जी मदद करे से तो खूब बढ़िया इसे। जिन लोगों को आज कृत्रिम अंग दिए गए वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। इन लोगों का मानना था कि आज मोदी जी के जन्मदिन पर उन्हें ये एक तोहफा दिया गया है जिससे वो अब चल सकेंगे। जिन्हें कान की सुनने की मशीन दी गई वो खुश थे, उन्होंने कहा कि वो अब सुन पाएंगे। ऐसे लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए थे जो इन चीज़ों के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में थे। आज इनका इंतज़ार खत्म हो गया है। करनाल की सीआईए शाखा ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। ये लेटर था कि भाई मैं गोल्डी बराड़, उस लेटर के माध्यम से उन्होंने दर्शाना चाहा कि वो गोल्डी बराड़ की तरफ से लेटर आया है और प्लस लॉरेंस बिश्नोई का। कहाँ से जी, तो उसमें आगे जो केस रजिस्टर होने के बाद एसपी साहब ने हमारे यहाँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस ट्रांसफ़र किया था। तो हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनको कल गिरफ़्तार किया है और जो इसमें जो इन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह और वो जो फेस कवर किया हुआ था, जो कपड़े वगैरह थे, वो हमने इनसे बरामद कर लिए। तो क्या किस तरह देखिए सर, कोई यूट्यूब वगैरह इन्होंने देखे? जी, इन्होंने बताया है पूछताछ के दौरान के भी यूट्यूब और फेसबुक पर जो गैंगस्टर हैं उनकी वीडियोस वगैरह आती हैं, उनसे इन्होंने देखकर प्रभावित होकर ये काम किया है। मैच में पैसे हारने के बाद आरोपी राहुल कर्जे में डूब गया था, जिसके चलते उसने अपने ही रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक सेल टीम ने 410 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को काबू किया है। जानकारी के मुताबिक यह तस्कर पिछले 2 साल से नशा बेच रहा था। प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम लगातार नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। वहीं टीम ने छिछरौली के टापू गांव से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नारकोटिक सेल टीम के इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि गांव में एक युवक खुलेआम नशा बेच रहा है।
जिसके बाद आरोपी युवक से तलाशी के दौरान करीब 410 ग्राम चरस बरामद हुआ। वहीं अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुखबिरी के आधार पर एक बंटी नाम के लड़के को 410 ग्राम चरस के साथ काबू किया है। इस्माइलपुर थाना ससोली में पड़ता है। नारकोटिक सेल टीम के इंचार्ज ने बताया कि आरोपी पिछले 2 साल से नशा बेचने का काम कर रहा था। 2-3 साल से ये चरस सप्लाई करता है, देता है लोगों को। ये गांव के व्यक्तियों के इसने नाम लिए हैं जो आगे पूछताछ जारी है। बेचता आसपास के अपने गांव में ही लोगों को देता था, जो भी मंगवाता था फोन से। बड़ा आगे पूछताछ जारी है। यह नशा तस्कर छछरौली के टापू गांव में नशा बेचने का काम कर रहा था। इसकी पहचान इस्माइलपुर निवासी बंटी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस इसके साथ जुड़े अन्य नशा तस्करों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मंडी जनपद में मनाया जाने वाला सायर का त्यौहार आज पूरे जिला में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सायर का विधिवत पूजन किया और सभी को इसकी बधाई दी। हिमाचल की फिजा में आज मिठास घुली है, तरह तरह के पकवान बने हैं, चेहरों पर मुस्कान खिली है। मुट्ठी में बंद है ध्रुवा और अखरोट, जिन्हें बड़ों के हाथों में सौंपकर आशीर्वाद मांग रही हैं। ये खुशियां, ये उत्साह सायर पर्व को लेकर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सर्किट हाउस में सायर पूजन किया। मक्का और धान की फसलों की पूजा कर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की और मुलाकात करने आए लोगों से ध्रुवा और अखरोट लेकर उन्हें बधाई दी। हिमाचल के लोग सायर का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। आज सैर का उत्सव है और सभी प्रदेशवासियों को सैर के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सैर का उत्सव सभी परिवार वालों को, हिमाचल वासियों को सुख और समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और एक बार फिर से सभी हिमाचल वासियों के सैर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लोहड़ी और बैसाखी की तरह सायर भी हिमाचल की समृद्धि को दिखाता है। बताता है कि मॉनसून लौट चुका है, मक्का और धान की फसल तैयार हो चुकी है और अब प्राकृतिक आपदाओं से पार पाकर वो खुशहाली जी सकेंगे। लहराती फसलें घर में खुशहाली और संपन्नता देकर आएंगी। इसलिए हिमाचल के लोग सायर पर्व के मौके पर देवी के आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देकर खुशहाली की कामना करते हैं। इस पर्व में जो है जड़ी बूटियों की पूजा की जाती है। जड़ी बूटियों की पूजा जो है बरसात से बचाने के लिए जो होता है उसके लिए की जाती है। इस पर्व में जो है अखरोट बड़े बुजुर्गों को ध्रुव दे के उनका आशीर्वाद लिया जाता है और पकवान में कई व्यंजन बने होते हैं, जैसे रोटियां, भल्ले, बाबरू बने होते हैं। सायर पर्व मनाने के साथ ही अब मंडी जिला में धान और मक्की की फसल का कटाई का कार्य शुरू होने वाला है। नालागढ़ के नूलर्स ग्राम पंचायत कार्यालय से वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें महिला प्रधान की जगह उनका पति काम करता दिख रहा है। नालागढ़ के लोन्स ग्राम पंचायत प्रधान के कार्यालय में दीवार पर साफ अक्षरों में लिखा है, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। लेकिन इस लाइन को खुद प्रधान ने शायद कभी पढ़ा ही नहीं। इस पंचायत के लोगों ने अपने लिए एक महिला प्रधान को चुना था, लेकिन प्रधान की कुर्सी पर सजे ये महाराज महिला प्रधान के पति हैं, जो उनकी जगह लोगों का कामकाज निपटा रहे हैं। पंचायत में जो भी फैसला होता है, जो भी हमारे को रेजोल्यूशन डालते हैं, वहाँ पे पति प्रधान का या तो कागज पे लिखा हुआ एक पेज आता है, या फिर वो स्वयं कुर्सी पर बैठकर, यहाँ तक कि वो मेरी कुर्सी पर भी बैठकर, जो हम साइड में बैठते हैं और मेरी कुर्सी पे बैठ के फैसले लेता है और लोगों के साथ, ये किसानों के साथ और लोगों के साथ धक्का करता है। अभी इन्होंने IPH विभाग को एक रेजोल्यूशन दे दिया कि हमारे पंचायत में सब नल लग चुके हैं। अब देखो सर, 75 साल आज़ादी को हो गए, आज तक मेरे घर में आज तक नल क्यों नहीं लगा? खुद मैं उप प्रधान हूँ। अच्छा, आपके घर में भी नल का नहीं लगा? मेरे घर में आज तक नल नहीं लगा और इन्होंने लिख के दे दिया कि जो है इसमें जो है हमने जो है पूरे नल लगा दिए और उसका रेजोल्यूशन दे दिया सर। अच्छा, आपका कहने का मतलब आप ये भी कह रहे थे कि आपको धमकियां भी दी जाती है? बिल्कुल, मेरे को सर ऐसी धमकियां मिलती है ना भी आपको जो है छेड़छाड़ के मामले में इनके परिवार द्वारा और दौलत राम के परिवार के द्वारा फंसा दिया जाएगा।
इस वजह से मैं आज तक चुप रहा सर। आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत की थाने में, कंप्लेंट? नहीं सर, आज मैं इसलिए चुप रहा ताकि पब्लिक का कोई भी कार्य जो है बीच में ना रुके सर। अब क्या आप इनके खिलाफ शिकायत करेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो यदि इनके यही रवैया रहा तो मैं शिकायत जरूर करूँगा सर। कैसे इन गड़बड़ झालों के बीच बदलेगी वो तस्वीर जहां महिला अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हो, क्योंकि यहां महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव के आधिकारिक कामकाज की बजाय बाद में फिर महिलाएं घर के चूल्हे चौके की तरफ लौट जाती है या फिर महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। महिला प्रधान के खिलाफ मिली इस शिकायत को बीडीओ ने गंभीरता से लिया और कार्रवाई की बात कही है। अगर ये मामला ऐसा कुछ सामने आता है तो इसमें जो भी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधान पति का ये वीडियो ये साबित कर रहा है कि क्षेत्र में महिला प्रधान की बात महज एक दिखावा है, जो कि आरक्षित होने की वजह से इनकी मजबूरी बना हुआ है, जिस मजबूरी को ये नियमों की अनदेखी कर दूर करना चाह रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों के संज्ञान में आया है। जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।